नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि 10 में से हर दूसरे तीसरे दंपति को गर्भ धारण करने में परेशानी होती है। और ये जो इनफर्टिलिटी या जो ये परेशानी है गर्भ धारण करने में, इसका इंसिडेंस बढ़ता ही जा रहा है। और हमें देखें तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हम लोग का आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है, जिस तरह का हमारा खान पीन का है, या हम लोग शादी देर से कर रहे हैं। ऐसे निम्न कारण हैं जिस कारण ये इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आज इसी विषय इनफर्टिलिटी क्या है और इसके मेन कारण क्या क्या है, औरतों में या आदमी में या बाकी कारण क्या है, उसी के बारे में आपको मैं सरल भाषा में और बहुत ही शॉर्ट में बताने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर सोमा सिंह हूँ और मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग एट जेपी हॉस्पिटल नोएडा। इनफर्टिलिटी होती क्या है? हम कब कहते हैं कि किसी कपल को इनफर्टिलिटी है? अगर कोई दंपति जो कि 1 साल तक बिना किसी गर्भ निरोधक उपाय के रेगुलर इंटरकोर्स करता है, रेगुलर सहवास करता है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही, तो हम इसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि पुरुष में भी हो या महिला में भी हो। देखा गया है, अगर आप मोटा मोटा देखें तो 40 to 50% आधे केसेस में प्रॉब्लम फीमेल में होती है और 1/3 से हाफ केसेस में मेल्स में होती है, और 1/3 केस ऐसे हैं जहाँ पर कि कोई कारण भी नहीं मिलता है, हमें जांच करने के बाद कोई कारण भी नहीं मिलता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि नॉर्मली शरीर में कैसे गर्भ धारण किया जाता है या प्रेगनेंसी कैसे होती है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि एक महिला का ये नॉर्मल जेनिटल ट्रैक्ट है या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये नॉर्मल सिस्टम है। तो 5 लेवल हो सकते हैं जहाँ पे नॉर्मल क्या होता है और कौन से 5 लेवल पे परेशानी आने से गर्भ धारण में प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल तरीके से गर्भ धारण के लिए ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ का नॉर्मल इंटरकोर्स होना। जब भी वो लोग साथ रहते हैं तो हस्बैंड द्वारा निकाले गए शुक्राणु इस वजाइना में जब जमा होते हैं, योनि में होते हैं, और अगर शुक्राणु के नंबर और उनकी गति अच्छी है तो ये शुक्राणु योनि के रास्ते, बच्चेदानी के रास्ते होते हुए गर्भनली में घुसते हैं। हर महिला के शरीर में 2 गर्भनली होती है और अंडेदानी भी 2 ही होती है। हर महीने औरत के एक अंडा मैच्योर होता है, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड के अंडाशय से एक अंडा निकलता है जो कि मैच्योर होता है और अंडाशय से बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के टाइम ये अंडा निकल के यहाँ से गर्भनली में पहुँचता है। तो अगर ओवुलेशन के टाइम जब भी इंटरकोर्स हो रहा है, ये स्पर्म और एग यहाँ से निकल के नली में मिलते हैं, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और उसके 2-3 दिन के बाद ये भ्रूण जो यहाँ तैयार होता है वो गर्भाशय में एंटर करता है, यहीं पे चिपकता है और यहाँ पे पनपता है, जिससे कि प्रेगनेंसी आती है। तो ये बेसिक रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं। तो अब आपको समझने में आसानी होगी कि पहला स्टेप, अगर हस्बैंड वाइफ का इंटरकोर्स ही नहीं हो पा रहा है तो वो एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का। अगर हस्बैंड का जो वीर्य है उसमें शुक्राणु की मात्रा बहुत कम है या नील है या गति बहुत कम है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तीसरा कारण कि हर मंथ जो अंडा एक बनना चाहिए, निकलना चाहिए, वो अंडा ही नहीं निकल रहा है। तो तीसरा प्रमुख कारण जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन डिसऑर्डर्स, वो भी हो सकता है। पीसीओडी जो है वो ओवुलेशन डिसऑर्डर ही करता है। देखा गया है इंडिया में कि हर दूसरी तीसरी महिला को पीसीओडी है। चौथा कारण हो सकता है कि ये ट्यूब्स ही दोनों बंद हो या फिर किसी कारण काम ना कर रही हो, इन्फेक्शन होने से या कोई सर्जरी होने से वो कहीं चिपकी पड़ी है और ये काम ना करे, तो चौथा रीज़न हो सकता है ट्यूब्स में। और पांचवा जो कि कम है, जो कि रेयरली पाया जाता है या कम है उसका इंसिडेंस, है कि अगर बच्चेदानी में इस तरह के कोई ट्यूमर है, बच्चेदानी के अंदर झिल्ली पड़ी है या बचपन से ही बच्चेदानी बहुत छोटी है या नहीं हो, तो भी प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। तो ये 5 प्रमुख कारण है। अब
अब आता है कि इसका उपाय क्या है, या हमें कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, हमें कितने समय तक ट्राई करना चाहिए, और किस तरह से हम कर सकते हैं कि आपकी फर्टिलिटी की चांसेस मैक्सिमाइज हो। तो पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर इंटरकोर्स होना चाहिए। रेगुलर इंटरकोर्स का मतलब है कि हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दिन हस्बैंड वाइफ को ट्राई करें। और अगर आप 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है और आपको कोई और बीमारी नहीं है, तो आपको डेफिनेटली एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। किंतु अगर आपकी उम्र 35 साल से अधिक है, या फिर आपकी कोई ओवरी में सर्जरी हुई है, महिला को कोई कीमोथेरेपी मिली है, रेडिएशन थेरेपी मिली है, या आपका कोई एक ओवरी निकाल दिया गया है, या आपको पीसीओडी है, आपके पीरियड्स ही रेगुलर नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर से पहले ही मिल लेना चाहिए। आपको 1 साल का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर पुरुष में कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, आपका टेस्टिस में या स्क्रोटम में, या फिर उनको कोई रेडिएशन मिला है, कीमोथेरेपी या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चला है, तो ऐसे केसेस में हस्बैंड को भी चाहिए कि वो डॉक्टर की सलाह पहले ही ले, क्योंकि पेरेंट्स बनना हर कपल का एक सपना होता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि सही समय रहते हुए और सही वक्त पे आप डॉक्टर की परामर्श लें और चिकित्सा कराएं। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट से। मेडिसिन है, कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी हमें ART जिसे कहते हैं IUI IVF, इस तरह की कई तरह की चिकित्सा प्रणाली है जो कि इसमें फ़ायदेमंद रहती है। तो सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। तो मैं जिससे बात किया कि अगर 1 साल तक निरंतर इंटरकोर्स के बाद भी अगर किसी दंपति को प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो उन्हें एक क्वालिफाइड डॉक्टर, जैसे कि जिनके पास रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की डिग्री है या फिर बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में फर्टिलिटी के, उनको दिखाना चाहिए। तो शुरू की जांच में देखा जाए तो औरतों में अल्ट्रासाउंड एक बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। एक उनकी गर्भनली को खुली है कि नहीं वो चेक करने के लिए HSG या एक्सरे किया जा सकता है, और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। पुरुषों में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है सीमेन टेस्टिंग, विरेय की जांच। उससे हमें पता चल जाता है कि सीमेन ठीक है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है शुक्राणु ही ना हो, शुक्राणु की नंबर कम है, संख्या कम हो, उनकी गति कम हो, या फिर वो बहुत एबनॉर्मल होने से भी सीमेन प्रेगनेंसी कंसीव करने में इश्यू आते हैं, प्रॉब्लम आती है। इसके बाद मैं कुछ अपने श्रोतागण को कुछ जानकारी भी दे सकती हूँ, कुछ टिप्स जिससे कि हम फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर इंटरकोर्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका वजन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमल होना चाहिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपका BMI हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, आपके हाइट के अनुसार आपका वजन होना चाहिए। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, आपका वजन ज़्यादा है, आप मोटे हैं, तो मेक श्योर कि आपका वजन एक कम किया जाए, एक ऑप्टिमल रेंज में लाया जाए। ये औरतों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि औरतों में PCOD होना या शुगर हो जाना, अदरवाइज प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं आगे। और आदमियों में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया कि जिन आदमियों में मोटापा ज़्यादा होता है, स्पेशली पेट के आसपास, तो उनके में शुक्राणु की नंबर्स और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तीसरी चीज़ डेफिनेटली कि ना तो महिला ना पुरुष को स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वो दोनों के लिए ज़रूरी है कि महिला पुरुष स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल ना करे, अल्कोहल ना ले, ज़्यादा कॉफ़ी ना ले। उनको अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए। और अगर कोई आदमी जिम जाता है तो मेक श्योर कि आप कोई हार्मोन के इंजेक्शन नहीं ले रहे। कई बार ऐसा होता है कि मसल्स बिल्डिंग के लिए पुरुष गलती से ही टेस्टोस्टेरोन या किसी हार्मोन इंजेक्शन को ले लेते हैं, स्टेरॉइड्स या इस तरह के हार्मोन इंजेक्शन, जो कि मसल तो बनाएगा, अच्छा फील गुड फैक्टर भी आएगा, लेकिन वो शुक्राणु को बहुत ही, वीर्य की क्वालिटी जो होती है, शुक्राणु की मात्रा बहुत ही कम कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एक स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, हेल्दी खाना खाएं आप, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। योगा और मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प करती है
इस तरह की स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर कोई योगा करता है 20-30 मिनट्स डेली तो आदमियों में सीमन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपको है कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है या आपके घर में भी इस तरह से है हिस्ट्री की कंसीव करने में बहुत साल लग जाते हैं या परेशानी होती है, तो आपको डॉक्टर को पहले दिखाना चाहिए। तो इन सब कुछ टिप्स के साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी।